मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज पड़ोस का दिन है और पड़ोस में इस बार चर्चा हो रही है अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों से उसके रिश्ते, आज़ादी के बाद पाकिस्तान बनने के बाद अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान का अपना जो निज़ाम है उसको लेके जो दुनिया भर में हलचल थी, उसमें सोवियत हस्तक्षेप, फिर अमेरिकी हस्तक्षेप, तालिबानी रोल और भारत से उसके जो रिश्ते रहे हैं, इस सब पर विस्तार पूर्वक और बहुत ही तथ्य आधारित ढंग से हमारे जो पड़ोस कार्यक्रम के प्रस्तोता हैं श्री विभूति नारायण राय जी, वो आज प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ ही उसको समेटते समय पाकिस्तान की कुछ ऐसी घटनाएं जो ज़रूरी है कि जिन पर अभी बात हो जाए, क्योंकि जब अगली बार अगले हफ्ते हम किसी और देश पर, पड़ोस के किसी और देश के बारे में ये कार्यक्रम कर रहे होंगे, तब उसकी प्रासंगिकता शायद न रहे, तो उसका भी जिक्र है। और बड़े विस्तार से, बहुत ही सलीके से आप समझ पाएंगे कि अफगानिस्तान का भारत के लिए क्या मतलब है और भारत से अब तक उसका क्या रिश्ता अंग्रेज़ी राज में और अंग्रेज़ी राज के बाद रहा है, अब उसकी क्या स्थिति है, भविष्य में जो चीन का हस्तक्षेप हो रहा है। अभी हाल में चीन ने एक मीटिंग की जिसमें भारत के अलावा नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि शामिल थे, और वो जो चीन के अपने सामरिक और दूसरे हित हैं, आर्थिक हित हैं, उससे संबंधित थी और इस खित्ते से संबंधित थी। पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसी किसी चीज़ में भारत शामिल नहीं था। इधर जो तनाव की स्थिति है, इन सब चीज़ों पर आप इस विस्तार से सुने, देखें, समझेंगे। तो फिर देखिए राय साहब से पड़ोस। अफ़गानिस्तान सही अर्थों में एक विशिष्ट पड़ोसी रहा है। एक ऐसा पड़ोसी जो आज 1947 के बाद तो हमसे थोड़ा दूर हो गया है, लेकिन सदियों से उसके बड़े करीबी रिश्ते इस अर्थ में थे कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और हमारे इस उपमहाद्वीप पर जितने भी आक्रमण हुए, उनमें से ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के रास्ते से ही हुए। अफ़गानिस्तान के कुछ शासकों ने, जिसमें अहमद शाह अब्दाली है, उसने तो व्यक्तिगत रूप से भारत के खिलाफ सैन्य अभियान में भाग लिया, लेकिन और भी बहुत सारे जो आक्रांता थे, बहुत सारे हमलावर जो सेंट्रल एशिया से आए, वो भी बरास्ते अफ़गानिस्तान ही आए। वही एक रास्ता था। और जब अफ़गानिस्तान को एक तरह से जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने निर्णायक रूप से परास्त कर दिया, तो इसलिए भी बहुत महत्व है अफ़गानिस्तान से हमारे रिश्तों का कि एक बहुत बड़ा भूभाग ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने डूरन लाइन के नाम पर 100 साल के लिए लीज पर ले लिया था। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, बटा, अफ़गानिस्तान की सीमा से लगता हुआ पाकिस्तान बन गया, तब तक अफ़गानिस्तान बहुत कमज़ोर हो चुका था और पाकिस्तान धीरे धीरे सैनिक रूप से मजबूत होता गया। तो लिहाजा जब 100 साल बीते और अफ़गानिस्तान ने कोशिश की कि वो सारे हिस्से जिसको आज वो फ्रंटियर कहते हैं, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वो एक आप कहें नैतिक रूप से और वैधानिक रूप से तो अफ़गानिस्तान का हिस्सा होने चाहिए, लेकिन जाहिर है कि अब अफ़गानिस्तान के पास कोई चारा नहीं है उन्हें पाकिस्तान से वापस लेने का। तो लिहाजा वो एक ऐसी स्थिति है जिसे आप ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान स्वीकार भी नहीं करता, लेकिन अस्वीकार भी नहीं कर सकता। ये एक बड़ी दिलचस्प और बहुत रोचक सूचना बहुत से हमारे श्रोताओं के लिए होगी कि 1947 में जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने की कोशिश की, तो दुनिया में सिर्फ एक राष्ट्र था जिसने इसका विरोध किया, और वो अफ़गानिस्तान था। बावजूद इसके कि अफ़गानिस्तान भी सुन्नी मुस्लिम बहुल राष्ट्र था और पाकिस्तान की भी यही स्थिति थी, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था, लेकिन एक मुस्लिम मुल्क ने यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की सदस्यता का विरोध किया। तो ये एक ख़ास तरह की ऐतिहासिक स्थिति है जिसे हमें ध्यान में रख कर के अपने रिश्तों के बारे में बात करनी चाहिए। ये तो एक आप जिसे कह सकते हैं कि राजनीतिक और सामरिक स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भी हम बहुत करीब थे
और आप काबुली वाला फिल्म अगर आपको याद हो, या रविंद्रनाथ टैगोर की जो कालजयी कहानी काबुली वाला जिस पर ये फिल्म बनी थी उसे आपने पढ़ा हो, तो आप याद कर सकते हैं कि ये काबुल से चला व्यापारी किस तरह से हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न भाग हुआ करता था। हमने भी अपने बचपन में बहुत सारे काबुली वालों को, बहुत सारे अफ़गानियों को तरह तरह की चीज़ें जिसमें किशमिश, मेवे, फल फ्रूट, कंबल, कालीन, ये सारी चीज़ें मोहल्लों में गली गली में घूमते हुए बेचते हुए देखा है। हमने बहुत सारे सूदखोर पठानों के बारे में सुना है और अभी कुछ दशकों पहले तक उनके दर्शन किए हैं, जो बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त सूदखोर हुआ करते थे। मज़दूरों को पैसा उधार देते थे और उनकी तनख्वाह बंटने वाले दिन वहाँ खड़े होकर के निर्ममता के साथ उसकी वसूली करते थे। और एक ख़ास तरह का उनका आतंक होता था, क्योंकि डील डॉल से वो ताकतवर थे ही, हट्टे कट्टे थे और अपने पैसे को वसूलने में ख़ास तरह की जो एक सख्ती से भी ज़्यादा नृशंसता जो ज़रूरी है, उसमें भी उन्हें कभी कोई गुरेज नहीं होता था। तो आज अफ़गानिस्तान पर बात करते समय मुझे लगता था कि मैं पाठकों को इन दो चीज़ों के बारे में याद दिला दूँ। भारत को अपने साम्राज्य का अंग बनाने के बाद आप पाएंगे कि लगातार ये जो पश्चिमोत्तर सीमाएं थी, नॉर्थ वेस्ट था भारत का, उसको लेकर के अंग्रेज़ बड़ा संवेदनशील था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि अफ़गानिस्तान के पड़ोस में जो रूस है वो किसी दिन अफ़गानिस्तान पार करता हुआ और गर्म पानी की तलाश में इधर सिंध की तरफ ना आ जाए, बलूचिस्तान, सिंध और उसके आगे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ ना बढ़ जाए। इसलिए अंग्रेज़ हमेशा इसको लेकर के बहुत सशंकित रहता था। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में एक निर्णायक मोड़ आया 80 के दशक में, जब सोवियत रूस ने जो हस्तक्षेप किया था, उसके ख़िलाफ़ अमेरिका ने पूरी दुनिया भर के जिहादी मुसलमानों को इकट्ठा करके वहाँ पर एक धर्म युद्ध छेड़ा। और जनरल ज़ियाउल हक जो पाकिस्तान के तत्कालीन शासक थे, वो भी इस्लाम और जो शरिया थी उसमें काफ़ी यकीन रखते थे और सरकार भी उसी तरह चलाने की बातें करते थे शरिया के मुताबिक। तो उनको ये एक तरह से अच्छा, उस ज़माने में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बहुत ख़राब हो गई थी। पाकिस्तान काफ़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परेशानियों में फंसा हुआ था। तो ज़ियाउल हक के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर मिला जब उन्होंने अमेरिका का साथी बनना स्वीकार किया और इस जिहाद में एक तरह से फ्रंट स्टेट पाकिस्तान बना। अमेरिका तो लॉजिस्टिक्स और हथियार और पैसा और ये सारी चीज़ें देता रहा, लड़ने के लिए ट्रेनिंग और लड़ाकों का रहना खाना और अपने लोगों को लड़ाई के मैदान में भेजने की जिम्मेदारी, ये सब पाकिस्तान उठाता रहा। ये दुनिया भर के जिहादी आकर के इस युद्ध में भाग ले रहे थे, लेकिन उसमें बहुत बड़ी संख्या पाकिस्तानी नौजवानों की थी जो मदरसों से निकल रहा था। तो ये एक तरह से एक ख़ास तरह के रिश्ते बने। और जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर उनका शासन हो गया, तो वो पूरी दुनिया जानती थी कि वो सब कुछ पाकिस्तान के सहयोग से ही संभव हुआ था और उसके सहयोग पर ही टिका था। दुनिया में सिर्फ 3 मुल्कों ने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया था, मान्यता दी थी। उसमें पाकिस्तान एक था और बाकी 2 सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये पाकिस्तान के प्रभाव में थे और पाकिस्तान के कहने पर वो भी तालिबान के साथ खड़े दिख रहे थे। तो एक बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसा रिश्ता जिसके लिए पाकिस्तानी सरकार हमेशा से तरसती रही थी 1947 के बाद, ये 80 के दशक में संभव हो पाया। और जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात पाकिस्तान के जो सैन्य विशेषज्ञ हैं जिसकी बात किया करते थे, वो संभव हो पाया। लेकिन ये बहुत दिन चला नहीं। अच्छा, इसके बावजूद जब ये रिश्ते ऐसे थे जिनमें सब जानते थे कि तालिबान बिना पाकिस्तान के सहयोग और मदद के नहीं टिक सकते और उन्हीं की वजह से आए हैं, उसके बाद भी तालिबानी सरकार ने भी
कभी डूरंड लाइन को मान्यता देने की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि वहाँ की वो पॉपुलर फीलिंग के ख़िलाफ़ जाता। यानी जो आज पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा है, या जिसे एक ज़माने में फाटा का कुछ हिस्सा था जो अब खैबर पख्तूनख्वा में मिल गया है, ये सारे के सारे डूरंड लाइन के पहले और 100 साल की लीज़ ख़त्म होने के बाद ये अफ़गानिस्तान के पास होने चाहिए थे। तो इसलिए तालिबान जो पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर थे, वो भी कभी स्वीकार नहीं कर पाए कि वो डूरंड लाइन को मान्यता देते हैं। तो इस तरह के रिश्ते दोनों देशों के बीच चलते रहे। मैं ये भूमिका सिर्फ इसलिए बांध रहा था कि अभी बकरीद के पहले दोनों देशों के बीच एक फ़ौजी झड़प हुई है, और उस फ़ौजी झड़प में 15 अफ़गान नागरिक मारे गए। पाकिस्तानी सैनिकों ने न सिर्फ गोलियां चलाईं, बल्कि तोपों से हमला किया, गन से हमला किया और नागरिकों को मार दिया। 15 अफ़गान नागरिकों को मार दिया। तो ये समझना हमारे लिए थोड़ा आसान होगा, इसलिए मैंने ये आपको एक उसकी पृष्ठभूमि बताई। अब ये बकरीद के एक दिन पहले हुआ क्या, ज़रा हम इसे देखें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर हैं, और लगभग वही स्थिति है जो भारत और नेपाल के रिश्तों के में है। पाकिस्तान से हज़ारों लोग रोज़ व्यापार के लिए, रोज़गार के लिए अफ़गानिस्तान जाते हैं। उसी तरह अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोग रोज़ पाकिस्तान आते हैं रोज़गार के तलाश में, शाम को वापस चले जाते हैं। तो धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें इनके बीच का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वो काफ़ी हद तक पोरस है। इसमें दोनों का हित है, दोनों इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि आवागमन चलता रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के रिश्ते बिगड़े, और दोनों ने ये आरोप लगाया कि उनके देशों में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसमें दूसरे का हाथ है, उससे एक चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान ने एक तारबंदी कर दी सीमा पर। काफ़ी हद तक वो तारबंदी पूरी हो चुकी है, और उस तारबंदी की वजह से आवागमन या जो एक्सेस है वो कंट्रोल हो गया। अब उन्होंने कुछ गेट्स बना दिए हैं पाकिस्तानियों ने, जहाँ से अफ़गान नागरिक उनके इलाके में आ सकते हैं और जा सकते हैं। उन्हीं में से एक इलाका चमन है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ आप हज़ारों ट्रकों को पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते या उधर से लौटते देख सकते हैं। और जो गेट है, जो विसंगति है वो ये है कि उस गेट का नाम फ्रेंडशिप गेट रखा गया। मैत्री दरवाज़ा है, लेकिन साल में 4-6 बार तो खूनी झड़पें वहाँ होती ही रहती हैं। और अभी बकरीद के ठीक एक दिन पहले, ये 30 जुलाई को भी एक खूनी झड़प हुई। अफ़गान नागरिक आए थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपना दिन भर सौदा सुलूफ किया, ख़रीदारी की, अब वापस लौट रहे थे तो पाकिस्तानी जो सीमा बल है उन्होंने अचानक गेट बंद कर दिया। इस पर थोड़ा शिकवे शिकायतें हुई, दोनों पक्षों में एक फ्लैग मीटिंग हुई, दोनों संगठन, दोनों के सैन्य संगठन आमने सामने बैठे, बातचीत हुई, लेकिन मामला सुलझा नहीं। और जैसा पाकिस्तान की आदत रही है, पहले भी अफ़गानिस्तान के साथ इसी तरह करता रहा, एक ख़ास तरह के एरोगेंस के साथ तो उसका व्यवहार होता था। तो पाकिस्तानी जो सैनिक संगठन थे उन्होंने सख्ती के साथ अफ़गान सैन्य संगठनों को पीछे खदेड़ा, और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय कहना है कि फायरिंग की शुरुआत अफ़गान सैनिक संगठनों ने की, लेकिन ऐसा लगता नहीं, पाकिस्तान ने ही शुरुआत की होगी। और उससे भी ज़्यादा ख़राब चीज़ ये हुई कि उन्होंने तोपों से भी हमला किया, जो बड़ी कैलिबर वाली गन्स हैं उनसे भी फायर किया, और उससे 15 नागरिक मारे गए। वो जा करके नागरिक इलाकों पे तोप के गोले गिरे और 15 नागरिक मारे गए। तो ये एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो हुई। और लेकिन ये एक सच्चाई भी है, जो ग्राउंड रियलिटी भी है, कि ये घटना साल में 4-5 बार तो होती ही रहती है। इसके पीछे जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि पाकिस्तान का चूँकि पाकिस्तान ताकतवर है अफ़गानिस्तान के मुकाबले, तो एक ख़ास तरह का एरोगेंस उसके जो सैन्य संगठन हैं जो सीमा सुरक्षा करते हैं, फ्रंटियर कोर उसका नाम है, उसके व्यवहार में आपको दिखाई देता रहता है। बहरहाल फ़िलहाल तो दोनों ने बातचीत करके हल निकाल लिया और वो गेट फिर से खुल गया है। लेकिन फिर कब दोबारा ऐसा हो जाए
ये इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हमारी दिलचस्पी की एक और घटना पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में हुई। आपने अखबारों में देखा होगा कि एक सिख गुरुद्वारे में जब पूजा चल रही थी, सेवा चल रही थी, उस समय एक आतंकी हमला हुआ और काफ़ी सिखों को मार दिया गया। 20-22 लोग तो घटनास्थल पे ही मारे गए और कुछ लोगों को अपहरण कर लिया गया है। उसमें एक भारत से गए हुए सिख नागरिक थे जो हर साल जाते हैं और जा कर के वहाँ पर सेवा करते हैं। इनका अपहरण हो गया और बड़ी मुश्किल से 1 महीने से ज़्यादा एक नरक जैसी स्थिति में रहने के बाद वो मुक्त हुए और वापस आए। 25 मार्च को गुरुद्वारे पर जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, उसमें दुर्भाग्य से एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के कुछ नौजवान, कुछ मुस्लिम नौजवान ये जो जिहादी प्रचार है उसके चक्कर में आ कर के ISIS में या अलकायदा में शरीक होने के लिए चले गए। उन्हीं में से एक अबू खालिद अल हिंदी नाम का, जिसका ये जाहिर है कि ये नाम तो उसने वहाँ जाके हासिल किया होगा, केरल का रहने वाला एक नौजवान, वो भी इसमें शामिल था, ऐसा पता चला। इसका फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान ने प्रचार करना शुरू किया कि ये तो भारत आतंकियों को प्रश्रय देता है, भारत के नागरिक आतंक में शरीक हैं। बहरहाल इस प्रचार का कोई असर नहीं, कोई दुनिया में कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और ये हमें भारतीय नागरिकों को थोड़ा रुक करके इस पर सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे नौजवान जिहादी प्रचार के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। हालांकि बहुत छोटी संख्या है भारतीय नागरिकों की, लेकिन है, अब इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जो सिख परिवार वहाँ पर इससे प्रभावित हुए थे, ख़ासतौर से जिनके परिवार के लोग मारे गए थे, वो 11 है, उनमें से 11 लोग अभी 3-4 दिन पहले भारत पहुँचे हैं। अब उनका पहुँचना अपने आप में थोड़ा सा एक ख़ास तरह का विमर्श पैदा करेगा। कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि हमको इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, नहीं, भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि अगर सिखों की और सिखों के साथ कुछ हिंदू भी हैं, इनको अगर वहाँ पर सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती अफ़गानिस्तान में और ये भारत आना चाहते हैं, तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हुई कि जब ये 11 नागरिक आए तो हवाई अड्डे पर इनको रिसीव करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, तो एक ख़ास तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि हमें इससे बचना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि एक दौर था जब अफ़गानिस्तान और पेशावर वाले इलाके में 2.5 लाख के करीब हिंदू और सिख रहते थे। वहाँ के सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यापारी वो थे। वहाँ की सांस्कृतिक और जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनमें इनका बड़ा योगदान था। लेकिन वो धीरे धीरे जब ये तालिबानों का हमला शुरू हुआ और कट्टरता बढ़ी समाज में, अफ़गान समाज में, तो वो धीरे धीरे वहाँ से उन्होंने खिसकना शुरू कर दिया। ज़्यादातर भारत चले आए, कुछ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में अगर उन्हें जगह मिली तो वहाँ चले गए। अब मुश्किल से 100-125 परिवार रह गए हैं और वो एक मुझे नहीं लगता कि उनमें से ज़्यादातर में अब ये जोश या हिम्मत बची होगी कि वो अफ़गानिस्तान में रुकें। तो वो आना चाहेंगे, पर इसका हम कोई इस तरह से इस्तेमाल न करें इस घटना का जिससे कोई राजनीतिक निहितार्थ निकलते हों। ख़ास तौर से CAA को न्यायोचित ठहराने के लिए, जो नागरिकता कानून में हमारे संशोधन हुए थे, उसको सही ठहराने के लिए तो इस तरह के पलायन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उस कानून में संशोधन नहीं भी किया गया होता तब भी ये आ रहे थे भारत, तो भारत सरकार स्वतंत्र थी इनको नागरिकता देने के लिए। तो बहरहाल ये एक दूसरा विमर्श है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। लेकिन स्थिति यही है कि अब धीरे धीरे जो बचे हैं हिंदू और सिख अफ़गानिस्तान में, उनकी भी पूरी संभावना है कि वो वहाँ से निकलेंगे और उनमें तो बहुत सारे भारत आएंगे। अफ़गानिस्तान के साथ लगे हाथ कुछ बातें पाकिस्तान की भी हो जाए।
हमारा सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी। पाकिस्तान में एक तो बड़ी जिसे आप कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए और ख़ास तौर से साहित्य प्रेमियों के लिए एक बड़ी अच्छी सूचना है। इस बार 31 जुलाई को मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की कि प्रेमचंद जयंती पर कितने कार्यक्रम पाकिस्तान में होते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह करके ये सूचना साझा करना चाहता हूँ कि 3 वेबिनार मैं देख सका। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा, वो एक वहाँ के महत्वपूर्ण लेखक उसमें शरीक थे। ऐसा नहीं था कि कोई हल्के फुल्के तरीके से ये वेबिनार हो रहे थे और गंभीर चर्चा हुई। गंभीर चर्चा इस बात पर भी कम से कम 2 वेबिनार में तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा चिंता इस बात पे व्यक्त की जा रही थी कि प्रेमचंद को इग्नोर किया जा रहा है। प्रेमचंद को पाकिस्तान में ख़ास तौर से उर्दू के पाठ्यक्रमों में प्रेमचंद की उपेक्षा हो रही है और एक साधारण या सामान्य या हाशिए के लेखक के तौर पे उनका जिक्र होता है। तो ये सब लोग कह रहे थे कि सबकी राय थी, सारे जो भागीदार थे और ख़ास तौर से जो कमेंट्स नीचे चल रहे थे उनमें भी ये चिंता झलक रही थी कि ये प्रवृत्ति उचित नहीं है और प्रेमचंद को महत्व मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं और जो भारत में हिंदी पाठ्यक्रमों में उन्हें मिला हुआ है वो महत्व पाकिस्तान के उर्दू पाठ्यक्रमों में मिलना चाहिए। बहरहाल ये तो एक अच्छी सूचना थी, लेकिन उसके साथ साथ एक तकलीफ़देह सूचना भी है। आप सब जानते हैं कि जो एक ब्लास्फेमी लॉ है, जो एक जिसे आप कह सकते हैं कि तौहीने एक ईश निंदा जिसे हिंदी में कहेंगे, तो ईश निंदा का जो कानून है वो पाकिस्तान में किस तरह से उसका दुरुपयोग होता है, किस तरह से ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ किस तरह उसके शिकार होते हैं। हालांकि बहुत सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी ईश निंदा कानून में कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर उसके शिकार ईसाई हुए हैं या हिंदू हुए हैं। तो उस कानून का एक बलि अभी हाल में और चढ़ते हुए देखी। ये अच्छा, इस बार मज़ेदार बात है कि जिस व्यक्ति को मारा गया 29 जुलाई को, ये एक अमेरिकन नागरिक था जिसका नाम ताहिर नसीम था। 57 साल का व्यक्ति था जिसे पहले तो अमेरिका से उसे पाकिस्तान बुला लिया गया। पिछले 2-3 सालों से वो पाकिस्तान में ये ईश निंदा कानून के तहत तारीखें भुगत रहा था, अदालत में जाता था और अगली तारीख पड़ जाती थी। बहरहाल वो उस मेरिट पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन कैसे हम ईश निंदा के नाम पर लोगों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों का जो एक बिलीफ की स्वतंत्रता है, उस पर कैसे आघात करते हैं, ये इसका एक उदाहरण है। बहरहाल पिछले 29 जुलाई को जब ये अदालत में था और पेशावर का जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, जिसमें कहा जाता है कि बिना तलाशी के कोई परिंदा भी नहीं जा सकता, ऐसे उसमें एक 19 साल का लड़का फैसल, जो अपने को आशिक रसूल कहता है, उसने उसे गोली मार दी और उसकी हत्या करने के बाद कोई किसी तरह का कोई घबराहट या पश्चाताप या तकलीफ़ उसके चेहरे पर नहीं थी। उसने अपना हथियार रख करके और सरेंडर कर दिया। उसका एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है जो भारत के लिए भी बहुत हम लोगों को उस पर सोचना चाहिए। उसने कहा कि भाई, जब काजी इंसाफ नहीं करता तो गाजी इंसाफ कर देता है। यानी अदालतें इस आदमी को फांसी पर नहीं चढ़ा रही थी, तो मैंने इसका फ़ैसला कर दिया। अब हमें सोचना चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्ति कैसे पनपती है, किस तरह राज्य इसको प्रोत्साहन देता है, किस तरह से इसको एक बड़ी सामाजिक स्वीकृति मिलती जाती है और कैसे हम दूसरे लोगों की हत्या कर सकते हैं सिर्फ ये कह करके कि साहब हमें सपने में ये आदेश मिला था और हमने हत्या कर दी। फिर इसकी तुलना ज़रा हम अपने यहाँ जो गौरक्षकों की हत्याएं हुई हैं उनसे करके देखें, कैसे राज्य अपनी जिम्मेदारी से बरी हो रहा है। अभी हमने हरियाणा में देखा 3 दिन पहले ही एक गौ तस्करी के नाम पर एक आदमी को पकड़ा गया, ये कह के उसे मार दिया गया कि वो जो मांस ले जा रहा है गौ मांस है, और उसकी पीट करके हत्या शायद नहीं हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उसकी काफ़ी पिटाई हुई जिसके विजुअल्स और तस्वीरें हम देख रहे थे। तो अपने पड़ोसी से हमें ये सबक तो लेना ही चाहिए
कि ये खतरनाक खेल है और इसमें कम से कम राज्य को तो किसी का पक्ष लेते हुए नहीं देखना चाहिए। राज्य को निरपेक्ष और ख़ासतौर धर्मनिरपेक्ष राज्य जो संविधान में अपने को धर्मनिरपेक्ष कहता है, उसका व्यवहार दूसरा होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की घटनाएं थी। मैंने सोचा कि आपकी इसमें दिलचस्पी होगी, इसलिए आपके साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।